अगर वेस्ट बंगाल में 23 अप्रैल को पहला वोट पड़ने से पहले ही दोनों पार्टीज को पता हो कि कौन सी 80 सीटें प्रैक्टिकली सेटल्ड है, तो असली लड़ाई कहां बचती है। और इसका जवाब जब आप समझेंगे तो ये इलेक्शन आपको एक कम्प्लीटली अलग नजरिए से दिखेगा, क्योंकि बंगाल की 294 सीटें एक जैसी नहीं है। हर जिले का अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर है, अपनी हिस्ट्री है, अपनी कम्युनिटी है, और 4 मई को जो रिजल्ट आएंगे वो इन्हीं इंडिविजुअल पॉकेट से निकल कर आएंगे। तो आज हम एग्जैक्टली यही करेंगे, रीजन बाय रीजन, जिला बाय जिला, समझेंगे कि कहाँ कौन सी पार्टी मजबूत है, कहाँ असली टक्कर होगी, और इस पूरे मैप में वो कौन सी स्विंग जोन है जो एक्चुअली 2026 का नतीजा डिसाइड करेंगे। पहले थोड़ा इस इलेक्शन का बात कर लेते हैं, कब इलेक्शन होने वाला है और कब रिजल्ट आएगा। देखिए, 23 अप्रैल का पहला फेज होगा, 29 अप्रैल का दूसरा फेज। रिजल्ट आपको 4 मई को देखने को मिलेगा। 294 सीटें, और 2021 की बात किया जाए, टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी और बीजेपी को 77 सीट मिली थी। ये बेस है। अब इसके ऊपर बात करते हैं। बंगाल को बेसिकली 3 बड़े जोन में समझ सकते हैं। पहला नॉर्थ बंगाल, दूसरा जंगल महल यानी वेस्टर्न बेल्ट, और तीसरा साउथ बंगाल जो सबसे बड़ा है, जिसमें कोलकाता और उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं। और इन तीनों जोन्स की पॉलिटिकल रियलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नॉर्थ बंगाल की बात करते हैं तो कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग, ये 5 जिले और इनकी लगभग 54 सीटें बीजेपी के लिए उसका सबसे कंफर्टेबल टेरिटरी है पूरे बंगाल में। कूच बिहार की बात करें तो यहाँ राजबोंगसी कम्युनिटी न्यूमेरिकली डोमिनेंट है, और बीजेपी ने इस कम्युनिटी के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाया है। और 2019 और 2021 दोनों में बीजेपी यहाँ से स्ट्रॉन्ग आई थी। यहाँ की 9 सीटों में से अधिकतर पर बीजेपी का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है, और टीएमसी के लिए यहाँ कम्पीट करना जेन्युइनली मुश्किल होगा। अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी टी गार्डन बेल्ट, यहाँ टी वर्कर एक सिग्निफिकेंट वोटर बेस है। ये हिस्टोरिकली और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रही, जो लेफ्ट के साथ थी और फिर टीएमसी के साथ आई, और अब बीजेपी ने यहाँ अपनी पकड़ बनाई है। और टी गार्डन वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन अभी भी बहुत कठिन है, वेजेस का मुद्दा अनरिजॉल्व है, और ये कम्युनिटी प्योरली आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जो उनकी जिंदगी के लिए एक्चुअल काम करेगा उसके साथ जाने की टेंडेंसी है। इसीलिए यहाँ की कुछ सीटें जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव है। दार्जिलिंग एक अलग चैप्टर है, यहाँ गोरखा कम्युनिटी डोमिनेंट है। गोरखालैंड का इशू अंडर करेंट में हमेशा रहता है, और यहाँ की पॉलिटिक्स में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा जैसी लोकल पार्टीज बहुत मैटर करती है। बीजेपी ट्रेडिशनली यहाँ से जीतती रही है, लेकिन इस बार लोकल अलायंस की डायनेमिक बदल सकती है, क्योंकि गोरखालैंड को बीजेपी ने जो प्रॉमिस किए थे वो ग्राउंड पर डिलीवर नहीं हुए हैं, और उस डिसअपॉइंटमेंट से कितना असर होगा ये देखना होगा। यहाँ की 3 सीटें टेक्निकली बीजेपी के साइड में है, लेकिन 100% सर्टेन नहीं है। नॉर्थ बंगाल ओवरऑल देखे तो 54 में से बीजेपी 35 से 40 सीटें कंफर्टेबल पोजीशन में है, बाकी में कंपटीशन है, और यही बीजेपी का सेफ बेस है जिसके ऊपर वो अपना बाकी कैंपेन बिल्ड करती है। अब जंगल महल, पुरुलिया, बंकुरा और झारग्राम ये वो एरिया है जिसे स्विंग जोन कहना सबसे एक्यूरेट होगा, और यही एरिया 2026 में सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2019 में बीजेपी ने यहाँ जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था, 2021 में भी यहाँ पर बीजेपी की अच्छी सीटें आई थी, लेकिन 2021 के बाद टीएमसी ने यहाँ बहुत सिस्टमेटिकली काम किया। एलबीएस स्कीम यहाँ तक पहुंचाई, पंचायत लेवल पर अपना नेटवर्क रिवील्ड किया, और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज को वेलफेयर बेनिफिट डायरेक्टली पहुंचाए। अब 2026 में यहाँ पर हर सीट पर 10 से 15,000 वोट का मार्जिन हो सकता है दोनों तरफ, यानी जेन्युइनली 50-50 कॉन्टेस्ट है। यहाँ पर पुरुलिया के बारे में स्पेसिफिकली बोले, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बड़ी है, यहाँ इकोनॉमिक डेप्रिवेशन का लेवल बाकी जंगल से ज्यादा है। यहाँ बीजेपी का हिंदू कंसोलिडेशन नैरेटिव कुछ असर करता है, लेकिन टीएमसी की वेलफेयर स्कीम भी यहाँ पहुंच गई है। पुरुलिया की 9 सीटें इस इलेक्शन में जेन्युइनली अनप्रेडिक्टेबल है, और ऑनेस्टली जो पार्टी यहाँ लोकल लीडरशिप को बेटर मोबिलाइज करेगी वो जीतेगी। लेकिन बंकुरा थोड़ा सा टीएमसी की तरफ शिफ्ट हुआ है 2021 के बाद, लेकिन कुछ सीट्स पर बीजेपी अभी भी कॉम्पिटिटिव है। झारग्राम में टीएमसी मजबूत हो गई है। ओवरऑल जंगल महल की लगभग 28 सीटों में से 15 से 18 जेन्युइनली क्लोज कॉन्टेस्ट वाली है। बीजेपी इन दोनों इशू को अपना वेपन बनाएगी, लेकिन बीजेपी के सामने भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व नहीं कर पाई है अब तक तो नहीं, और वो है बंगाल में कोई ऐसा स्टेट लेवल फेस नहीं है जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके। ममता
ममता बनर्जी आज भी बंगाल की स्ट्रीट पर जब निकलती हैं तो वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं लगती, वो बंगाल की एक अलग आइडेंटिटी है। और इस पर्सनल कनेक्ट को रिप्लेस करने के लिए बीजेपी के पास अभी भी कोई लोकल लीडर नहीं है। शुभेंदु अधिकारी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजर है, एक कैपेबल पॉलिटिशियन है, लेकिन क्या वो ममता बनर्जी की तरह मास अपील नहीं रखते हैं? और बंगाल में मास अपील मैटर करती है। इसीलिए बीजेपी की स्ट्रेटेजी बेसिकली है कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट वेव क्रिएट करो, मोदी के नाम पर वोट मांगो और लोकल इश्यूज को नेशनल फ्रेम में रखो। और इस स्ट्रेटेजी की एक लिमिटेशन है कि बंगाल का वोटर हिस्टोरिकली सेंट्रल लीडरशिप को उतना वेट नहीं देता जितना अदर स्टेट्स में दिया जाता है। बंगाल में बंगाली आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रांग है और आउटसाइडर वर्सेस अपना का नैरेटिव टीएमसी कंसिस्टेंटली यूज करती है। 4 मई को जब रिजल्ट आएंगे, ऑनेस्टली 2 ही सिनेरियो रियलिस्टिक है। पहला, टीएमसी 175 से 190 के बीच सीटें लेकर कंफर्टेबल मेजोरिटी बनाती है और एंटी इनकम्बेंसी को वेलफेयर और ममता बनर्जी की पर्सनल अपील से न्यूट्रलाइज करके। और दूसरा, अगर कोलकाता अर्बन बेल्ट और स्विंग जोन में जेन्युइनली बहुत बड़ा शिफ्ट आया तो बीजेपी 100 से 110 के पार जाती है और ये उनके लिए मोरल विक्ट्री होगी जो 2029 की नैरेटिव सेट करेगी। और इन दोनों सिनेरियो के बीच जो गैप है वो भरा है उन 80 स्विंग सीट से जहां हर वोट काउंट करेगा। ये इलेक्शन सिर्फ बंगाल का नहीं है। अगर ममता बनर्जी जीतती है तो अपोजिशन के पास प्रूफ होगा कि वेलफेयर पॉलिटिक्स बीजेपी को हरा सकती है। अगर बीजेपी बड़ा गेन करती है तो एक सिग्नल होगा कि कोई भी राज्य उनकी रीच के बाहर नहीं है। और इसीलिए 4 मई का दिन सिर्फ बंगाल में नहीं, दिल्ली में भी बहुत केयरफुली वॉच किया जाएगा। बंगाल ने 1977 में लेफ्ट की ताकत दी थी 2011 में ममता बनर्जी को, और हर बार उसके बाद देश की राजनीति थोड़ी बदली थी। 2026 में बंगाल एक बार फिर कुछ कहेगा और वो मैसेज सिर्फ 294 सीटों का नहीं होगा। अब साउथ बंगाल की बात करते हैं और यही वो एरिया है जो एक्चुअली न्यूमेरिकली मेजोरिटी डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं। मुर्शिदाबाद और मालदा, ये दोनों जिले और इनकी लगभग 40 सीटें टीएमसी का सबसे सॉलिड बेस है पूरे बंगाल में। और इसकी एक सिंपल वजह है, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 60 से 70% है। कई कंस्टिट्यूएंसी ब्लॉक टीएमसी के साथ है। यहाँ बीजेपी कम्पिटिट करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट के पास यहाँ कुछ लेगेसी है, लेकिन उनकी भी हालत कमजोर है। मुर्शिदाबाद और मालदा में टीएमसी का रिजल्ट बेसिकली ग्रांटेड है और यही बात बीजेपी की मैथ को मुश्किल बनाती है। बीरभूम, ये टीएमसी का एक और स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एक और यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बहुत टाइट है और हिस्टोरिकली यहाँ से टीएमसी को बहुत बड़ा मेजोरिटी मिलता रहा है। यहाँ बीजेपी को चैलेंज बनाने में अभी भी बहुत दिक्कत है। हुगली, हावड़ा के रूरल हिस्से टीएमसी की पकड़ यहाँ भी मजबूत है। वेलफेयर स्कीम की रीच यहाँ बहुत इफेक्टिव रही है और रूरल वोट बेस कंसोलिडेटेड है। और ईस्ट और वेस्ट मेदिनीपुर यहाँ पिक्चर फिक्स्ड है। कोस्टल मेदिनीपुर में टीएमसी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेदिनीपुर के कुछ इनलैंड पार्ट्स में बीजेपी कम्पिटिटिव है। नंदीग्राम असेंबली सीट्स स्पेसिफिकली मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि 2021 में यहाँ ममता बनर्जी खुद हारी थी शुभेंदु अधिकारी से, और ये सीट इस बार क्लोजली वॉच्ड है। शुभेंदु अभी बीजेपी में है और नॉर्थ बंगाल में उनकी सिग्निफिकेंस है। नंदीग्राम जैसी सिंबॉलिक सीट पर नतीजा दोनों पार्टीज के मोराल पर बहुत असर डालेगा। अब कोलकाता और उसके सराउंडिंग बेल्ट की बात करते हैं और यह वो एरिया है जो मेरे हिसाब से 2026 में सबसे इम्पोर्टेंट स्विंग जोन होगा। कोलकाता सिटी की लगभग 20 से 22 सीटें हैं और ट्रेडिशनली टीएमसी की रही है, लेकिन अर्बन कोलकाता को वोटर रूलर से बहुत अलग बिहेव करता है। यहाँ एजुकेटेड मिडिल क्लास है, यहाँ प्रोफेशनल है, यहाँ वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट में गए थे आरजी कर। ये वोटर वेलफेयर स्कीम से डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसका वोट प्योरली और एस्पिरेशनल और गवर्नेंस बेस्ड है। और यही वोटर अगर शिफ्ट करे तो कोलकाता की कुछ सीटों पर अपसेट हो सकता है। नॉर्थ और साउथ कोलकाता के कुछ एलाइड कंस्टिट्यूएंसी जैसे बैलीगुंगे, रस बिहारी, कावरंगी, यहाँ 2021 में टीएमसी जीती थी, लेकिन मार्जिन्स बड़े नहीं थे। और आरजी कर के बाद अर्बन सेंटीमेंट जो है उसे देखते हुए यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा। सॉल्ट लेक, राजरहाट, न्यू टाउन बेल्ट, ये न्यू कोलकाता है, आईटी सेक्टर है, यंग प्रोफेशनल है और यहाँ का वोटर जेन्युइनली स्विंग कर सकता है। बीजेपी ने यहाँ फोकस किया है और कुछ सीट्स पर रियल कॉन्टेस्ट होगी। बैरकपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, नॉर्थ 2024
परगनास का ये हिस्सा लेबर हैवी है, यहाँ हिस्टोरिकली लेफ्ट स्ट्रॉन्ग था, फिर टीएमसी और अब बीजेपी ने यहाँ ग्राउंड बनाया है। ये एरिया जेन्युइनली क्लोज कॉन्टेस्ट वाला है और कुछ सीट्स यहाँ बीजेपी जीत सकती है। आसनसोल, दुर्गापुर बेल्ट, पश्चिम बर्धमान ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ माइनिंग वर्कर्स है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक रियल इशू है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिक्लाइन में है और ये वोटर वेलफेयर से सेटिस्फाई नहीं है, वो जॉब चाहता है। यहाँ बीजेपी ने 2019 में लोकसभा में जीत दर्ज की थी और विधानसभा में ये एरिया कॉम्पिटिटिव है। 2026 में यहाँ की कुछ सीट्स जेन्युइनली 50-50 है। नॉर्थ 24 परगनास के बांग्लादेश बॉर्डर वाले एरिया मातुआ कम्युनिटी की कंसंट्रेशन है और ये कम्युनिटी है जो बीजेपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। बंगाल में सीएए लाने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि मैटुआ वोट सॉलिडली उनके साथ आएगा और 2021 में पार्सली आया भी था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सीएए इम्प्लीमेंट हुआ, जो प्रैक्टिकल बेनिफिट मैटुआ कम्युनिटी को एक्सपेक्ट थे वो अभी तक फुल्ली विजिबल नहीं है। उस अनमेट एक्सपेक्टेशन का असर 2026 में क्या होगा ये जेन्युइनली अनसर्टेन है। कुछ सीट्स यहाँ बीजेपी के लिए कंफर्टेबल हो सकती है, कुछ में टीएमसी फाइट करेगी। ये एरिया 15 से 20 सीट्स का है जो जेन्युइनली कॉम्पिटिटिव है। साउथ 24 परगनास सुंदरबंस बेल्ट, सुंदरबंस बेल्ट की बात करें तो ये टीएमसी का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ बीजेपी बहुत लिमिटेड है और यहाँ की सीट्स टीएमसी कॉलम में जाएगी। तो अगर इस पूरे मैप को सिंपली समरी में रखें, बीजेपी कंफर्टेबल सीट पर नॉर्थ बंगाल में है लगभग 35 से 40, जंगल महल में कुछ और है, लेकिन साउथ बंगाल की मेजोरिटी में बीजेपी जेन्युइनली स्ट्रगल करती है। टीएमसी के सेफ सीट्स साउथ बंगाल के रूरल और माइनॉरिटी डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट में है, लगभग 120 से 130 सीट्स जहां रियल कॉन्टेस्ट नहीं है और जो असली गेम होगा वो कोलकाता अर्बन बेल्ट, आसनसोल, दुर्गापुर और बराकपुरे, नादिया नॉर्थ 24 परगनास के मैटुआ एरियाज और जंगल महल की कॉम्पिटिटिव सीट्स में होगा। लगभग 80 से 90 सीट्स जहां 2024 का एक्चुअल विनर डिसाइड होगा और इन्हीं 80 से 90 सीट्स में से जो सबसे बड़ा मुद्दा काम करेगा वो है गवर्नेंस क्रेडिबिलिटी। आरजी कर केस इसीलिए इतना पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि उसने उस वोटर को सेक किया है जो नॉर्मली सेटल्ड था। कोलकाता की पढ़ी लिखी महिला जो लक्ष्मीर भंडार की बेनिफिशियरी नहीं है लेकिन टीएमसी के साथ थी, सांस्कृतिक और आइडेंटिफाई के आधार पर उसने रात को स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट किया और वो एंगर कहां जाएगा वोट में, ये क्वेश्चन अभी भी ओपन है। स्कूल जॉब स्कैम ने एक एजुकेटेड यूथ क्लास में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिटरनेस क्रिएट की है। जब सिस्टम में मेरिट नहीं कनेक्शन काम करता हो तो वो पीढ़ी को परमानेंटली एलिनेट कर देता है और बंगाल में ये स्कैम इतना वाइड स्प्रेड था, इतने फैमिली इफेक्टेड थे कि ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं रहा, ये पर्सनल हो गया है।